गुड आफ्टरनून क्लास। मैं प्रदीप सर, जैसा कि आपको पता है पॉलिटी और हिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। आपका एनसी कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास जानने के स्रोत। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित कुछ तथ्यों की बात हम लोग कर लिए थे। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत या इतिहास के स्रोत, जिसमें हम लोग देखे थे कि इतिहास के मुख्यतः 3 स्रोत बताए गए थे: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का आगमन या विदेशी स्रोत। ठीक, जिनमें से हम स्टार्ट किए थे पहला पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में देखे थे कि पुरातात्विक स्रोतों को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया था, जिसमें अभिलेख थे, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां और अवशेष थे, जिनमें से हम पहला आपको बता दिया था अभिलेख। अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चाएं हो चुकी हैं पिछली कक्षा में। उसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे कि इतिहास जानने के स्रोतों में और कौन कौन से हैं पुरातात्विक स्रोतों में। उन्हीं में से आज हम सेकंड पुरातात्विक स्रोत पर बात करेंगे। तो इससे पहले हम पिछली क्लास का कुछ आपको याद दिला दें कि अभिलेखों में जैसे हाथी गुम्बा का अभिलेख था, जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख जो हमारा समुद्रगुप्त से संबंधित था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन था, जिसमें उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 9 अभियान उसने किए थे और इन सब में विजय मिली थी। ठीक, जूनागढ़ का अभिलेख, ग्वालियर का अभिलेख, देवपाड़ा का अभिलेख, इनकी चर्चाएं हो गई थी। और सबसे प्राचीन अभिलेख जो था हमारा मध्य एशिया के बोगाज गोई से प्राप्त किया गया था। इन अभिलेखों को, उसी के आगे हम चलते हैं, इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली थी। अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? तो वो थे हमारे जेम्स प्रिंसेस ने। सर्वप्रथम अभिलेखों में से जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को। यानी जेम्स प्रिंसेस को सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली, और ये पढ़े थे 1837 ईस्वी में। यानी जेम्स प्रिंसेस को सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी 1837 ईस्वी में, और इन्होंने अशोक के एक अभिलेख को पढ़ा था सर्वप्रथम। इतना क्लियर हुआ आपको? अभिलेख जो लिखे गए थे हमारे, अभिलेखों की जो लिपि थी, है ना, अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो 3 लिपियों का प्रयोग किया गया था। अभिलेखों की लिपि की बात की जाए तो वो 3 लिपियां थी हमारी, जिसमें ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और एक था हमारा आर्मेइक लिपि। यानी अभिलेखों को लिखने में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया था: ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और आर्मेइक लिपि। ठीक, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी का दूसरा पार्ट हमारा है दूसरा पार्ट इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के। यानी खुदाई के दौरान हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। उस सिक्कों के माध्यम से हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है कि ये सिक्के किसने चलवाए थे, किस शासनकाल के हैं, सभी जानकारियां प्राप्त होती है। तो दूसरा पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं सिक्के,
या मुद्राएं, ठीक, क्वाइंस। क्वाइंस भी हम भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मुद्राओं से हमें उस शासक के शासनकाल तथा किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे ये सिक्के, इनकी जानकारियां प्राप्त होती है। देखते हैं भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का जो प्रचलन था, भारत में सर्वप्रथम सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? यूनानी शासकों के द्वारा, ठीक है, यूनानियों या यवन शासकों द्वारा, ठीक। सर्वप्रथम यवन शासकों के द्वारा भारत में मुद्राएं प्रचलन किया गया था मुद्राओं का। और यूनानियों या यवनों ने किस तरह की मुद्रा चलाई थी? सोने के सिक्के चलवाए थे। किसके थे? सोने के सिक्के या सोने की मुद्राएं चलवाए थे। यानी सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन यूनानियों के द्वारा संचालित किया गया था। फिर मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाला, यानी सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी हुए थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में प्रचलित हुए थे या मौर्योत्तर काल में जारी किए गए थे। यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में जो सिक्के जारी किए गए थे, उन सिक्कों में जो बने हुए थे वो प्रोटीन, कांसे, चांदी, सोने के सिक्के, ठीक। इन सिक्कों का प्रचलन जो था मौर्योत्तर काल में किया गया था और मौर्योत्तर काल को ही सर्वाधिक सिक्का जारी करने वाला काल या समय माना जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सोने के सिक्के सर्वाधिक, आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल ने जारी किए थे, यानी किस शासन काल में जारी हुए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो ये सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे गुप्त, जैसा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए थे, तो वो थे गुप्त काल में। गुप्त काल में या गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। यहीं पर एक और सिक्का मिला है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है जिस पर वीणा बजाते हुए प्रतिमा का चित्र अंकित है। प्रतिमा का चित्र अंकित किया गया था। क्लियर हुआ? जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है एक वीणा वादक प्रेमी था, यानी वो एक संगीतमय भी था, ठीक। ये सिक्का समुद्रगुप्त के ही द्वारा जारी किया गया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस शासन काल में चले थे, तो वो कुषाण शासकों द्वारा चलवाया गया था। कुषाण शासकों द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासन काल में या कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। कुषाण शासकों ने और सिक्के चलवाए, जैसे आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के। इसके अतिरिक्त आहत
सिक्के और पंचमार्ग सिक्के, ठीक है, पंचमार्ग सिक्के, ये भी सिक्के कुषाण शासन कालों में ही चलाए गए थे। आहत सिक्के का मतलब होता है कि सिक्कों को पीट कर बनाया जाता था, आहत करके यानी चोट करके बनाया गया था, इसलिए उन्हें आहत सिक्के कहे गए। और पंचमार्ग सिक्के जो थे उस पर एक चिन्ह अंकित किया गया था जिसे पंचमार्ग सिक्का कहा गया। क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लेते हैं कि सर्वप्रथम भारत में सिक्कों का प्रचलन यूनानियों के द्वारा किया गया था। उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चंस कैसे बनेगा? पूछता है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में चले थे? तो यवन शासकों के द्वारा या यवन शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे जो प्रोटीन, कांसा, चांदी और सोने के बने हुए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे गुप्त काल में यानी गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया था, जहां एक समुद्रगुप्त की भी मुद्रा मिली है जिस पर उसे बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि वह एक संगीतमय प्रेमी भी था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किए गए थे और कुषाण शासकों ने आहत और पंचमार्ग सिक्के भी प्रचलित किए थे। शीशे के सिक्के किस शासनकाल में जारी हुए थे? यानी शीशे के सिक्के, पूछे कि शीशे के सिक्के किस शासनकाल में जारी हुए थे? शासनकाल में जारी किए गए थे तो वो है सातवाहन यानी सातवाहन शासनकाल में, यानी सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। क्लियर हुआ? यानी ये मुद्राएं भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं, जिससे कि भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं हम। मूर्तियां, ठीक है। हड़प्पा के उत्खनन से हड़प्पा से एक प्रकृति देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी तो उस समय वहां से एक प्रकृति देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उस समय मूर्ति पूजा भी की जाती थी। और ये मूर्ति जो प्राप्त हुई है टेरिकोटा नामक स्थान से। कहाँ से? टेरिकोटा स्थान से प्राप्त की गई है। और प्रकृति देवी की मूर्ति से एक पौधे के विकास को दिखाया गया है चित्र में, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो है इस प्रकृति देवी से ही हुई है। यानी प्रकृति देवी को हम एक जननी मानकर उसकी पूजा किया करते थे प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता के वासी लोग। और उनका ये मानना था कि प्रकृति देवी जो है संपूर्ण सृष्टि की जननी है। ठीक, आगे बात करते हैं हम मूर्तियों का जो निर्माण था। मूर्तियों का निर्माण
कुषाण काल, कुषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था और कुषाण काल की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो गांधार शैली और मथुरा शैली में थी। ठीक, सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण भी यहीं पर किया गया था, गांधार और मथुरा में, तो उनकी शैली भी गांधार शैली और मथुरा शैली में थी। ठीक, अब बात करते हैं हम अवशेषों की। अवशेष भी हमारे इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जब पृथ्वी की खुदाई की गई थी तो 2 बड़े बड़े अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता एवं मोहन जोदड़ो, ये 2 अवशेष प्राचीन काल में प्राप्त हुए थे। और जैसा कि प्रतीत होता है कि जो वर्तमान सभ्यता में हम चल रहे हैं, इस ऐसी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में ही विकसित हो गई थी। यानी 2500 BC में ही हड़प्पा सभ्यता में नगरी सभ्यताओं का विकास हो गया था। जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो उसके नीचे से पूरा एक शहर बसा हुआ प्राप्त हुआ था, वो भी एकदम सुव्यवस्थित। जैसे वर्तमान में नगरों के निर्माण किया गया है, भवनों का, नाली का सिस्टम, मकान का सिस्टम, किचन, बाथरूम और नाली का मुख्य नाले से जाकर मिलना, ये सभी चीज़ें जो थी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें प्राप्त चलता है कि नगरी सभ्यता का विकास पहले ही प्राचीन काल में ही हो चुका था। क्लियर हुआ इतना? आपको नोट कर लीजिए। अब इतिहास के जानने के दूसरे स्रोत को देखते हैं हम, यानी सेकंड स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी रिसोर्स। इतिहास जानने के साक्ष्य के रूप में हमें साहित्यिक स्रोत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वे सभी वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और समय समय पर लिखे गए पुस्तकों के माध्यम से हमें सहायता प्राप्त होती है। ठीक, इन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक धार्मिक साहित्यिक स्रोत और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैसे हमारे आ सकते हैं वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद। धार्मिक साहित्यिक स्रोत की बात करें तो जिसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और उपनिषद आते हैं। गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत में हमारे समय समय पर कुछ विद्वानों के द्वारा बुकें लिखी गई, जैसे कौटिल्य हैं, कल्हड़ हैं और हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक, अभी हम बात करते हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत पर, वेद को लेते हैं। वेद की बात करें हम तो वेदों की संख्या 4 है। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इन सभी वेदों में सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन वेद की बात करें तो प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद।
सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक वेद माना गया है ऋग्वेद। ठीक, अब इन वेदों के विषय में और जानते हैं। जैसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। श्लोक की बात करें तो 1028 श्लोक हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब वेदों की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम कि वेदों में अगर देखें हम तो चारों वेद देखेंगे। इन वेदों को किसने लिखा? इन वेदों के उपवेद भी हैं, 4 उपवेद भी होते हैं। तो बात करेंगे हम पहले ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद के जो राइटर या लेखक माने गए हैं वो हैं हमारे पैल। क्लियर हुआ? यजुर्वेद, यजुर्वेद के लेखक हैं हमारे वैशंपायन। वैशंपायन। सामवेद, सामवेद के लेखक हैं हमारे अथर्ववेद। अथर्ववेद के लेखक हैं सुमंतु। कौन है? सुमंतु हैं। और सामवेद के पैल, वैशंपायन, सुमंतु। जैमिनी, सामवेद के जो लेखक हैं वो हैं जैमिनी। ठीक, बात करते हैं इन वेदों के उपवेद भी थे। क्या? उपवेद। वेदों के उपवेद यानी उपवेद। उपवेद जैसे अगर बात करें उपवेद में, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है हमारा सामवेद का उपवेद है गांधारवेद। गांधारवेद। और अथर्ववेद का उपवेद है हमारा शिल्पवेद। शिल्पवेद या सर्पवेद। ठीक, यानी इन वेदों के 4 उपवेद भी हैं, जिसमें ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधारवेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ठीक, इनका संबंध अगर बात करें इन वेदों का संबंध भी है। जैसे अगर बात करें संबंध को, हम इधर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यजुर्वेद का जो संबंध अगर बात करें हम, यजुर्वेद का जो संबंध है वो चिकित्सा पद्धति से यानी चिकित्सा शास्त्र से है। और चिकित्सा शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं धन्वंतरी को, धन्वंतरी। ठीक, चिकित्सा शास्त्र धन्वंतरी। और यजुर्वेद का जो संबंध है हमारा वो चिकित्सा शास्त्र से, और चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी। धनुर्वेद का संबंध देखते हैं हम। धनुर्वेद का संबंध है हमारा, धनुर्वेद शास्त्र वो क्या, युद्ध कला से। युद्ध कला से, और युद्ध कला के जनक माने जाते हैं हमारे विश्वामित्र। तीसरा हमारा है गांधर्ववेद। गांधर्ववेद, इसका संबंध है संगीत कला से। किससे है? संगीत कला से, जिसके जनक माने गए भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। और दूसरा हमारा लास्ट हमारा है शिल्पवेद या
सर्प वेद, शिल्प वेद या सर्प वेद, जो हमारा है भवन निर्माण से, भवन निर्माण कला से, जिसे माना गया है विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी। क्लियर हुआ? देख लीजिए एक बार फिर। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में हमने पहला आपको बताया वेद, वेदों की संख्या 4, इन वेदों के साथ साथ 4 उपवेद भी होते थे। ऋग्वेद के जनक जो थे पैल को माना गया, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी, अथर्ववेद सुमंतु। इनके 4 उपवेद हुए, 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधारवेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इन सब का संबंध भी है, किस प्रणाली से है? तो बात करें आयुर्वेद का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है, जिनका जनक धन्वंतरी को माना जाता है। धनुर्वेद युद्ध कला से संबंध है, जो विश्वामित्र जी को माना गया है। गांधारवेद संगीत कला से है, जिसका जनक भरत मुनि को माना गया है। शिल्पवेद या सर्पवेद भवन निर्माण से संबंधित है, जो विश्वकर्मा जी को माना गया है। हम आशा करते हैं आज की टॉपिक भी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हम अपना क्लास ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।